गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 8 के विज्ञान विषय का चैप्टर संख्या 8 यानी पाठ संख्या 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। कोशिका की संरचना और कार्य नामक पाठ जो आपकी किताब का 8वां पाठ है, उस पाठ को हम पढ़ रहे थे और हमने इस पाठ के अंदर कुछ बातें पढ़ी थी कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या होती है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी, ड्वेन हुक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। कोशिका की संरचना कैसी होती है, प्रत्येक सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। उस आधार पर हमने कोशिका की परिभाषा दी थी कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की संरचना को हमने देखा था, रॉबर्ट हुक ने जब कोर की छाल की स्लाइड तैयार की थी, कोर की छाल के स्लाइस को अभिरंजित करके उसको आवर्धक लेंस के नीचे देखा, उसने पाया कि कोशिकाएं जो है वो एक प्रकोष्ठ के समान हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम कोष्ठ या सेलुला कहते हैं। सेलुला शब्द से सेल शब्द का विकास हुआ था। और कोशिका की संरचना के विषय में हमने पढ़ा कि कोशिका की संरचना जो है उसके बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। वो कोशिका झिल्ली कोशिका को संरचना या आवरण प्रदान करती है। पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ये पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोशिका का आकार, यानी आकृति के विषय में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का आकार। यदि कोशिका का आकार देखा जाए तो कोशिका कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है। कोशिका का आकार कोशिका का आकार यानी कोशिका सजीवों की शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो लगभग क्या होती हैं, आकार में सामान्यतः है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होती है। इतना सूक्ष्म आकार होता है कोशिकाओं का कि 1 मीटर के लगभग 10 लाखवें भाग के बराबर, यानी अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है। यानी इतनी सूक्ष्म होती हैं कि 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच वो इनका आकार। और यदि बड़ी कोशिकाओं का, बड़ी से बड़ी कोशिकाओं का यदि आकार देखा जाए तो लगभग है वो 170 mm इंटू 130 mm के बीच होती है। 170 mm से 130 mm के बीच होती है, यानी 170 mm से 130 mm के बीच इनका आकार होता है। कोशिकाओं का आकार है वो लगभग उसके कार्य पर निर्भर करता है कि कैसे कोशिकाओं का आकार हो। जैसे मान लीजिए हम वो
तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो तंत्रिका कोशिकाओं का काम जो है वो संदेशों को पहुंचाने का होता है, लंबी दूरी तय करने का काम करती है। संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिकाओं का आकार क्या होता है? लंबा होता है। तो कार्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं का आकार जो है वो लगभग कार्य के आधार पर ही होता है। जिस कोशिका का जो कार्य है वो जैसा होता है वैसा ही उनका क्या हो जाता है? आकार हो जाता है। तो ये बात थी आकार की। अब है कोशिकाओं की संरचना और प्रकार्य नामक आपकी किताब का 8.4 का पॉइंट। 8.4 जो पॉइंट है कोशिका की संरचना एवं आकार, यानी प्रत्येक सजीव के अनेक अंग होते हैं और प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है और अलग अलग कार्य के लिए सभी कोशिकाओं की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। एक विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक विशिष्ट प्रकार का समूह बन जाता है और उस समूह को हम उत्तक कहते हैं। आपने शायद छोटी क्लास में टिश्यू या उत्तक की परिभाषा पढ़ी होगी। उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक टिश्यू एक विशिष्ट या विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक कहलाता है, यानी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह। जैसे बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और उन कोशिकाओं का ये जो समूह है वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ये क्या हो जाता है? ये उत्तक। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। और ये उत्तक जो है वो आपस में मिलकर के किनका निर्माण करते हैं? अंगों का। अंग जो है वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्रों का। और तंत्र हैं वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक सजीव के शरीर का। तंत्रों के विषय में देखा जाए जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सब मिलकर के, ये तंत्र सब मिलकर के आपस में एक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की संरचना हो उसके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है। अब आपकी किताब का एक पॉइंट है 8.5 है कोशिका के अंग। कोशिका के अंग कोशिका के अंग। ऑर्गन ऑफ सेल, कोशिका के अंग। मूलतः कोशिका के कितने अंग होते हैं? 3। मूलतः कोशिका के 3 अंग होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो अंग होता है उसको कहते हैं नंबर 1 कोशिका झिल्ली। और इस झिल्ली के अंदर जो परिपक्व जो द्रव्य पदार्थ, जेली पदार्थ जो होता है उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के बीच में एक कोशिका की संघन घनी मूल संरचना होती है, उस संरचना को हम कहते हैं केंद्रक। मूलतः कोशिका के 3 ही अंग होते हैं, यानी मूल अंग है वो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं।
कोशिका द्रव जिस झिल्ली के द्वारा है वो परिबद्ध रहता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है वो प्लाज्मा झिल्ली है। क्या नाम है? प्लाज्मा झिल्ली। ये एक सरंध्र यानी रंध्रों युक्त झिल्ली होती है, क्योंकि ये पदार्थों के आवागमन का कार्य करती है। प्रश्न आ जाए कोशिका झिल्ली का कार्य लिखिए, तो पदार्थों के आवागमन का और कोशिका को संरचना प्रदान करने का कार्य करती है। यदि हम कोशिका की संरचना यदि देखें तो आपकी किताब में एक क्रियाकलाप है 8.3 क्रियाकलाप जो है उस क्रियाकलाप में स्पष्टतः है प्याज की वो झिल्ली को लेकर के कोशिका की संरचना को देखा गया। प्याज को लेकर के चिमटी की सहायता से उसके छिलके के आंतरिक भाग पर उपस्थित जो पतली झिल्ली है उसको अलग कर लिया गया। अलग करके उसको स्लाइड पर लेकर के अभिरंजित करके कवर स्लिप लगा करके उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। देखा तो उसमें ये पाया गया कि कोशिका की जो सीमा बनाती है, कोशिका की जो सीमा बनाती है, उस सीमा को क्या नाम दिया गया? कोशिका झिल्ली। उस सीमा को क्या नाम दिया गया? कोशिका झिल्ली। और इस झिल्ली के अंदर एक जेली समान द्रव्य पदार्थ पाया गया। उस जेली समान द्रव्य पदार्थ को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर आंतरिक भाग पर एक सुंदर घनी संरचना होती है। उस घनी संरचना को नाम दिया गया केंद्रक। ये कोशिका की मूलतः है क्या है? 3 अंग हैं। तो इससे प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को स्लाइड पर लेकर के और अभिरंजित करके और संवर्धन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन किया गया। तो उसमें पाया गया कि कोशिका को आकृति या सीमा बनाने वाली जो एक संरचना होती है उस संरचना को कोशिका झिल्ली कहा गया। और ये झिल्ली है वो एक परिबद्ध दृढ़ आवरण से घिरी होती है। उस दृढ़ आवरण को हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जेली समान जो द्रव्य बीच बीच में भरा हुआ होता है उस द्रव्य को हम वो कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच में एक घनी गोल संरचना होती है, उस संरचना को है वो केंद्रक कहते हैं। ये कोशिका की क्या होती है? मूल संरचना होती है, जो क्रियाकलाप 3 के माध्यम से बताई गई है। कोशिका भित्ति क्या काम करती है? कोशिका भित्ति मूलतः है कोशिका को ताप और नमी से बचाती है। ताप और नमी से रक्षा करने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। कोशिका द्रव्य प्रत्येक कोशिका के अंदर जो जेली समान जो पदार्थ है, जो द्रव्य भरा रहता है, और ये द्रव्य ही क्या है? कोशिका है। इसके अंदर कोशिका के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मतम अंग है वो पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाएं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिक्तिकाएं हैं। ये सूक्ष्मतम अंग हैं जो इस कोशिका द्रव्य के अंदर है वो पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका का एक मूल अंग होता है, जो कोशिका के बीचों बीच एक घनी गोल संरचना होती है। केंद्रक जिसमें क्रोमोसोम्स, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्र ही उस कोशिका के सजीव के वो लक्षणों को अपने आप में समाहित किए हुए होते हैं। यानी गुणसूत्रों के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम जीन कहते हैं।
और ये जीन जो है वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीन एक इस प्रकार की विशिष्ट संरचना जो गुणसूत्रों पर पाई जाती है, जो लक्षणों को नियंत्रित और अग्रसर करने का कार्य करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक है वो बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा ही दिखाई देता है, एक चूहे का बच्चा चूहे जैसा ही दिखाई देता है, एक घासीय जो पौधा होता है उसके बीज से उत्पन्न होने वाला जो पौधा है वो घास ये प्रकृति का ही होता है। क्यों? क्योंकि उस बीज के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के केंद्रकों के अंदर उपस्थित जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो जीन हैं, वो जिन लक्षणों को धारण किए हुए हैं उसी लक्षणों की है वो नए पादप का विकास यानी नए जीव का विकास होगा। तो जीन एक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये केंद्र के अंदर पाए यानी केंद्र के ये मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद है वो कोशिका झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है वो कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक है वो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी जिन कोशिकाओं के अंदर ये बाहर की तरफ जो झिल्ली नहीं पाई जाती है यानी ये आवरण नहीं पाया जाता है, आवरण विहीन जो वो अविकसित जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में सुविकसित या आवरण पाया जाता है, जो कोशिकाएं हैं वो विकसित कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को हम वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जिनमें आवरण नहीं पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के विषय में हम अभी देखेंगे। कोशिका का यदि हम वो चित्र बना करके उसका वर्णन करें तो हम उनकी तुलना भी कर सकते हैं। यह हम वो अगले वीडियो में करेंगे। कोशिका का पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र बनाएंगे, उसका वर्णन करेंगे और उनकी तुलना भी करेंगे, यानी क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसको किताब से पढ़ करके वीडियो को सुन करके समझने का प्रयास करें और जो भी पीछे अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को है वो हल करने का प्रयास करें। वीडियो को एक बार नहीं तो 2-3 बार सुने, 2-3 बार सुन करके है वो समझने का प्रयास करें। मूलतः मैंने पाठ में उपस्थित लगभग सभी चीज़ों का वर्णन किया है, ऐसी एज इट इज जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, लाइन टू लाइन। ये कार्य अपने नोटबुक में कर लें और अभ्यास प्रश्न अपने रजिस्टर में कर लें, और जो आपकी नोटबुक या रजिस्टर जो है वो बुधवार और शनिवार को या विद्यालय में चेक करवा सकते हैं। RAGHU रघु नाम लिख करके और अपने जो विद्यालय में दिए हुए हैं वो मोबाइल नंबर डाल करके और आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विद्यालय का, और उस ऐप के अंदर ये सारे वीडियो उपस्थित हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये वीडियो उपस्थित हैं जिनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।